बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर सलीम। आई एम रिप्रेजेंटिंग सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मिनहाज यूनिवर्सिटी। और आज के हमारे गेस्ट बड़े ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा शेख नुमान सलाहुद्दीन साहब का। आप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं और आप टेक्सटाइल के बिजनेस से भी वाबस्ता हैं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर खालदा साहिबा। आपका मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आप मिनहाज यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंसेज के डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप यहाँ पर अपनी खिदमात एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर दे रही हैं। तो शेख नुमान सलाहुद्दीन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा मैं मशहूर हूँ। आपने अपनी मसरूफियात में से अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया। तो सर बाकायदा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। शेख साहब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह अभी आपसे बात हो रही थी कि हम यहाँ पर बैठ के बुक्स में जो स्कॉलर्स हैं जो वो रिसर्च कर रहे हैं और जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर को और जो एक्चुअल बिजनेसमैन को उसके जो ग्राउंड पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिफरेंट हैं। ये एक अलमिया है। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने बड़ा कीन क्वेश्चन है। इंडस्ट्री जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये इस वक़्त हम बहुत ज़्यादा इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है, जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं इस वक़्त हमारे स्टूडेंट्स को और जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं, वो इस वक़्त बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारी जो बुक्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में इस वक़्त बिल्कुल भी नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक़्त मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपने मुझसे बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग एक पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मुझे तो आने वाले कुछ वक़्तों में यही नज़र आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है। जैसे कि मेरा मानना ये है, मैं हमेशा यही समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और आप किसी भी कंट्री को देख लें, तो अगर जिस भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, तो वो कंट्री हमेशा उसका ज़र-ए-मुबादला बेहतर है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाती है। हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि इस वक़्त मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत से महकमे इन्वॉल्व हैं, जिनको हम हमेशा यानी एक मसले से निकलते हैं तो दूसरे में उलझ जाते हैं। सपोज़ उसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह दे सकता हूँ आपको कि जैसे आजकल तो इस वक़्त आप सबसे बर्निंग इश्यू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग की जो है ना वो प्राइम चीज़ है, या गैस कह सकते हैं किसी इंडस्ट्री की, या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ये 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बेस कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्शन को। इस वक़्त गैस वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो पहले कोई 1200 बीटीयू थी, फिर वो चलते-चलते इस वक़्त तकरीबन 4200 के ऊपर वो आ चुकी है। सिमिलरली बिजली का यूनिट जो है वो अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कुछ इंसेंटिव के हवाले से हम देखें, तो वो टेक्सटाइल को तो उसका एक एज मिल रहा है, जो कि इस साल उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर उसको 1 महीना उसको डिले भी किया, लेकिन वो मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जी। जो टेक्सटाइल के बिल हैं, मैं स्पेसिफिकली थोड़ा टेक्सटाइल को इसलिए आपसे बात करके आ रहा हूँ कि एक हमारे में ये बात आ रही है कि सर टेक्सटाइल जो है वो शेख साहब, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि हर दफ़ा पाकिस्तान में टेक्सटाइल टेक्सटाइल क्यों किया जाता है? मतलब कि दूसरे बिजनेसेस हैं, हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं आपसे आपकी तरफ दोबारा आऊँगा इसी क्वेश्चन के साथ। डॉक्टर खालदा साहिबा, अभी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। जिस तरह शेख नुमान साहब फरमा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान की, तो वी आर अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। तो इतने ज़्यादा अगर वर्कर्स हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अभी हम बड़ी इनिशियल स्टेज में से गुजर रहे हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग से गुजर के सर्विस सेक्टर की तरफ जा चुके हैं।
तो आप शेख नुमान साहब के इस जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, बेसिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर हम फ्यू डिकेड्स बैक जाएं तो देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, और उसके बाद बहुत ज्यादा फोकस हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज पे, बट विद द ग्रोइंग टेंडेंसी अब जो ओवरऑल ट्रेंड जा रहा है वो सर्विस सेक्टर पे है। लाइक वी हैव सीन देयर आर मेनी सर्विस सेक्टर्स जो कि पहले क्वाइट अननोन थे, लेकिन अब बहुत सारे नई एवेन्यूज जो हैं वो ओपन हो रहे हैं इसमें। But again, being a part of developing country, we are a part of emerging markets in part. So हमें we need to do focus on industrial sector as well, जैसे कि शेख आपने कहा है। और लेकिन yes, the ground reality is कि हमारा जो overall cost है, being a labor intensive country, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, और या फिर गैस। दीज आर बेसिक पार्ट जिनकी वजह से हम प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जैसे हमारा फैसलाबाद या बाकी ये गुजरांवाला हो एरियाज गया। हैं, गुजरांवाला, ये बहुत इंटेंसिव एरियाज हैं जो कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस साइड पे फोकस नहीं होता, हम इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ या बाकी चीजों में रिलीफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है इस साइड में। राइट, डॉक्टर खालिदा साहब, थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन का। नुमान साहब, आपसे जाते वक्त एक सवाल आपके सामने रखा था कि सर आप खुद भी टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, तो ये एवरी टाइम टेक्सटाइल टेक्सटाइल क्यों किया जाता है? बाकी जितने भी शोबा जात हैं, सियालकोट की बात की जाए तो खेलों के हवाले से जो सामान बनता है, वजीराबाद की अगर हम बात करें तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और फैसलाबाद का डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया है, गुजरात का भी है, बाकी भी फैसलाबाद में दूसरे भी शोबा जाता है। लेकिन टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा फोकस करने की क्या वजह है? मतलब कि इसके अंदर कुछ कोई पॉलिटिकल एलीट शामिल है? मुझे इसमें आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब मुतवक्किल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे। कमर साहब, एक भी आपने सवाल में आपने थोड़ा सा पर्दा तो खुद ही उठा लिया कि बहुत से इसमें शायद लोग शामिल हैं, कोई लीड शामिल है। देखिए, मैं खुद टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूं और ये जो इंसेंटिव है वो मेरी कंपनी को भी मिल रहा है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, तो फिर हमें इस टेक्सटाइल सेक्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें वैल्यू एडिशन की तरफ सर, जाना चाहिए। शेख फॉर साहब, एग्जांपल आप अपने आप पाँव पे देखिए, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी जी, कोई कोई नहीं, हमें हमें कलेक्टिवली सोचना है, हमें माशाल्लाह। पाकिस्तान को बेहतर करना है। हमें चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर कोई पुर्जे बनते हैं स्मॉल, छोटे छोटे से जहाज के अगर पुर्जे हैं, हम उस तरफ क्यों नहीं जाते? वो एक एक पुर्जा उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? हम मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं जाते? हमें मेडिसिन जो है, आप अपने बांग्लादेश को देख लें, वहां से मेडिसिन कैंसर की कैसी कैसी मिल रही है और कितनी सस्ती मिल रही है। हम यहाँ पर आज तक वो छोटा सा स्टेंट नहीं बना सके जो यहाँ पर तकरीबन हर दूसरे आदमी को पड़ रहा है। उसकी वैल्यूएशन कहाँ जाती है? हम बिल्कुल। यहाँ पर अब शुक्र है मोबाइल यहाँ पर चलना शुरू, मोबाइल की अगर कोई फैक्ट्री लग गई है। अब देखें, सदियों से 70 साल हो गए हम ये होंडा टोयोटा इससे ही निकल रहे हैं, आज तक इनके हम पुर्जे नहीं बना सके। ये पुर्जे वहां से इम्पोर्ट हो रहे हैं। ये एक छोटा सा, ये छोटे से दो चार चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं कि हम इन्हीं चीजों से निकल रहे हैं। पता नहीं हमारा ज़र मुबादला इस तरह कितना जा रहा है। ये जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, ये आज आके अगर यहीं पर खड़े रहेंगे तो यकीन मानिए 20-22 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं हमने जाना। ये आपको जाना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन में जाएं, हाईटेक होएं, आप अपने लोगों को समझाएं, उनको एजुकेट करें। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी बात लंबी ना हो जाए, हमारी टैफ्टा है, हमारी नेवटेक है, हमारे इसके अलावा जो और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि वो हमारी चीज़ों को एजुकेट करें इंडस्ट्री के हवाले से। अगर क्योंकि उनकी इनपुट तो स्पेसिफिकली इसमें है। गुजरांवाला में एक टूल्स, मोल्ड्स एंड डाई सेंटर है। आपके लिए ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे आप समझते हैं ये कुर्सियां बन रही हैं, टेबल बन रहे हैं, जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीजें आ रही हैं, ये होम अप्लायंसेस के अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं। आप 15 दिन के अंदर चाइना से आप मोल्ड बनाकर पाकिस्तान चीजें आ बन जाती जाता है, हैं। हाँ।
और वो लाखों का मोल्ड है, करोड़ों का मोल्ड है। ये सियालकोट के कोने के ऊपर, हमारे गुजरांवाला के कोने पे गुजरांवाला टूल्स मोल्ड एंड डाइंग सेंटर बना हुआ है, जो कि अरबों का सेंटर है, लेकिन बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। आप वहाँ से कोई मोल्ड बनाएं, आपके पैसे ज़ाया हो जाते ज़ाया हैं। हो जाते ये तो हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमें अच्छा, इस तरफ जाना चाहिए, टेक्सटाइल से बाहर निकलना चाहिए। नुमान साहब, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है उसका बड़ा वैलिड आंसर दिया। डॉक्टर खालिदा साहबा, मेरा आपसे सवाल बस एक क्विक रिव्यू चाहिए। अभी इन्होंने बात की है कि नेफ्टा और जितने हुकूमती अदारे हैं वो इस तरह एजुकेट नहीं कर रहे। तो बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए स्कॉलर, बीइंग एज ए प्रोफेसर, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के जो तालीमी अदारे हैं वो एक्चुअल जो ग्राउंड के ऊपर बिजनेसेस हैं और उनको जो चैलेंजेस हैं और हमारी जो रिसर्च है और जो हमारी एजुकेशन है, क्या ये हार्मोनाइज्ड है? Unfortunately, there is a big gap between academia and corporate sector. Same like जैसे हमारी मेडिकल एजुकेशन होती है 4 to 5 years, हम उनको यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करवाते हैं, उसके बाद हम उनको 1 year हाउस जॉब के लिए हॉस्पिटल्स में भिजवाते हैं। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए हमें अपने स्टूडेंट्स को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ऐसे ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम विजिट्स और इंटर्नशिप करवाना पड़ेंगी, ताकि रिसर्च में हम उन रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, हाईलाइट करें जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर फेस कर रहा है, जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और उनके सोल्यूशन बिंग रिसर्चर हम प्रोवाइड करें। बट अनफॉर्चुनेट साइड ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर की रिसर्चर्स को वो वैल्यू नहीं देता कि वो उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, और एकेडेमिया भी इन चीजों को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहा ताकि बिंग कंट्री लेवल हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो गैप वी है, नीड टू मतलब कि मिनिमाइज आपके दिस कहने गैप का मतलब है बहुत। कि जो कॉरपोरेट सेक्टर को जो चैलेंजेस हैं, हमें वहां पर चैलेंजेस पहले आए, ठीक है, फिर वहां से हम रिसर्च गैप एनालिसिस करें, फिर उसकी बुनियाद पर हम अपने स्टूडेंट्स को वहां पर विजिट करवाएं और फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रिसर्च कंडक्ट करें। थैंक यू सो मच। नुमान साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस देखने में आ रहे हैं कि आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी में सर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? मतलब कि कोई काम इनका चला है, थोड़ा सा चार पैसे बनाए हैं और जमीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं, इसकी इसके पीछे क्या जफर साहब, लॉजिक है? ये तो आपका बड़ा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि सबसे इजी मनी है। आप अपनी मनी अच्छे तरीके से पार्क कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। इस वक्त ये अनफॉर्चुनेट भी कह लें कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है, ये सबसे डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि दुनिया के अंदर अब शायद जाके जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में या इंग्लैंड जैसी कंट्री में भी ये पिछले 2-4 सालों से ही कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जो कि वहां पर भी ऐसे सुनने में आया। अदरवाइज मैं जितना जानता हूँ या जितना मैंने देखा है कि साल हा साल से अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर भी प्रॉपर्टीज की प्राइस अगर की एप्रिसिएशन उसकी आई भी है तो बहुत थोड़ी आई है। मेन मेन जगहों पर तो जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि किसी के पास 10 लाख रुपया बच गया है तो वो समझता है कि यार किसी भी प्लॉट में प्लॉट में जाके ना वो लेना। 10 लाख पार्क कर दिया जाए, और वो जाके साल बाद जो है वो 10 का 20 हो जाएगा, और वो बंदा कहता है यार ये सबसे सेफ है, सबसे इजी है। जबकि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसके ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। इसके ऊपर हमारे जो रिसर्चर्स बैठे हैं जैसे आप हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि वानों तक ये बातें पहुँचाएं कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है इससे कंट्री को कोई फायदा नहीं है, ये डंप इन्वेस्टमेंट है, इससे लोग कुछ हासिल नहीं कर रहे। ये आप ऐसे कह लीजिए कि ये अगर देखें वक्ती तौर पे हमें नजर आता है कि हमने 5 प्लॉट ले लिए तो वो 10 करोड़ के हो गए हैं, वो 15 करोड़ के हो गए हैं, और हमें लगता है हमें बहुत पैसे बच गए हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता उसकी छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है कि जिस तरह इस वक्त सैलाब आ गई है आपके सखर में या आपकी दूसरी साइड्स में, आप ये देख लें कराची, हैदराबाद और नॉर्दर्न एरिया, तो आपने देख लिया है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें उलट गई हैं। उनका ऐसे ही कोई है मकसद नहीं है, उनका कोई सर। फ़ायदा नहीं है। तो ये नुमान छोटी-छोटी साहब, सी एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर
हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम पीस ऑफ लैंड ले रहे हैं और वहां पर हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मोबिलाइज हो जाती है। कंस्ट्रक्शन के साथ आप बेहतर जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग शोबाजात के बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें जो है वो वहाँ पर उनके लिए डिमांड प्रोड्यूस होती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एक ऐसे ही थोड़ी सी तहकीक में एक बात सामने आई है कि गुजरांवाला को डंप यार्ड क्यों कहा जा रहा है, इस पर आप क्या मौकफ रखते हैं? खबर साहब वो आपके डंप शहर यार्ड के इसको बारे में मैंने इसलिए बात कर दी, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको तशतस बाम करेंगे। नहीं, बेसिकली इसको डंप यार्ड जो है वो इस सेंस में नहीं कहा जाता। वो डंप यार्ड इसलिए कहा जाता है कि गुजरांवाला फेरस एंड नॉन फेरस जो है उसके हवाले से सबसे बड़ी मार्केट है इंपोर्ट की। तो चूंकि यहाँ पर जो है वो स्क्रैप जो कि किसी भी शक्ल में है, चाहे मोटर्स की शक्ल में है, चाहे वो आपकी इस शक्ल में है, वायर्स की शक्ल में है, श्रेडेड शक्ल में है, किसी भी फॉर्म में है ना, तो गुजरांवाला एक ऐसी मार्केट है जो मैं कह सकता हूँ शायद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो फेरस नॉन फेरस के स्क्रैप को यहाँ पर लाया जा रहा है। और डंप वो इसलिए ये इसको डंप का नाम ये दिया जा रहा है कि वो स्क्रैप है। आपके इस क्वेश्चन से मैं एक ज़रूर बात का आंसर करना चाहूँगा कि हमारे ये भी एक पॉलिसी मैटर है जिसका आपने वैसे ज़िक्र कर दिया। इसके ऊपर हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस फॉर्म में आ रही है, स्क्रैप की फॉर्म में आ रही है, या जो कोई भी इसको इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमारी ज़रूरत को तो पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कॉस्ट इसकी लोहे की या कॉपर की या एल्युमिनियम की है, ज़ाहिर बात है पंखे बन रहे हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंटल लॉ का भी ख़्याल करें। ये भी देखें कि क्या ये चीज़ आ रही है, क्या ये ड्यूटी पूरी पे कर रही है? क्या इम्पोर्ट करने वाले के पास लाइसेंस है? क्या वो यहाँ से जब एक्सपोर्ट हो रही है, तो क्या उसकी एक्सपोर्ट जो है वो जस्टिफाई हो रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर से इसकी एक्सपोर्ट ज़रूरी है? लोकल इसकी क्या पोज़ीशन है? और हमें इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई है? व्हाई नॉट कि हम यहाँ पर ऐसे प्लांट क्यों नहीं लगा लेते कि हम यहाँ पर कोई जैसे स्टील की हमारी पाकिस्तान स्टील है, कराची में, हम उसको फंक्शनल नहीं कर रहे। स्टेनलेस स्टील हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। हमें बहुत सी ऐसी शीट्स हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तो हम यहाँ पर प्रमोट करें, यहाँ पर हम प्राइम मटेरियल बनाकर एक्सपोर्ट करें। सर नुमान साहब, असल में बात यह है कि हमारे इदारों ने, उनके पास एक बिल्कुल सादा सा फार्मूला है कि रुपए की वैल्यू कम करते जाओ और अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, जो कि एक बड़ा पैथेटिक वे है। आपने जिस तरह कहा कि इंपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको डिस्करेज नहीं किया जा रहा, सेल्फ सफिशेंसीज की तरफ नहीं जाया जा रहा, लोकल प्रोडक्शंस को इग्नोर किया जा रहा है, और जो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, वो भी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया डॉक्टर खालिदा साहबा। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा रिसर्च जो है वो भी इसी हवाले से है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो स्पेशल जो चैलेंजेस हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, इनके लिए आप क्या समझती हैं, क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि इनको अपनी मदद आपके तहत ही काम करना पड़ेगा, या कि आप पॉलिसी मेकर को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, इनफैक्ट होना ये चाहिए कि जैसे हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। जैसे इनिशियली थोड़ा सा जिक्र हुआ था, हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यहाँ पे टोयोटा, होंडा और ये 2-3 कंपनीज हैं जो सदियों से लीड कर रही हैं। तो व्हाई नॉट टू प्रमोट आवर इन्वेस्टर्स, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे और इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, हम उनको प्रमोट करें, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को हम ब्लॉक करें। हम अपनी प्रोडक्शन को, एक तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें क्वालिटी ऐड करें, और सेकेंडली उसको प्रमोट करें, ताकि हम इस तरह अपने टेक्सटाइल या इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंड बिग थ्री सेकेंडली का जो आप जिक्र हमारे, कर रहे हैं, नुमान साहब ने भी जिक्र किया इसका। बिग थ्री जो है, अगर हम इनसे इनकी इंपोर्ट को बंद करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो रिटेलिएशन आएगी, हमारी जो थोड़ी सी एक्सपोर्ट है, जिसमें शेख साहब ने जिस तरह फरमाया कि थोड़ी में से बड़ा जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल का है, तो आप क्या समझते हैं कि जो रिटेलिएशन आएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, हम वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है?
देखिए, हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम बीइंग अ नेशन और इंटेलेक्चुअल कैपिटल के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कहीं से कोई कमी नहीं है, ग्रेजुअल बस हमें प्रोसेस है ये। अपनी क्वालिटी, यस, हमें अपनी क्वालिटी को एनहांस करना होगा एंड ऑफ कोर्स वी कैन कम्बैट। हम उन सारे जो भी इश्यूज हैं उनको कम्बैट कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारी क्वालिटी मेन इशू है। अगर हम इसको क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो करवा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसको फाइट कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए, थैंक यू बिकॉज ये सो मच। हमारी जंग है ना। बहुत जी, शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू। खालदा साहिबा आपका, नुमान सलाउद्दीन साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे ये होंगे कि हमें अभी बहुत ज़्यादा फोरम्स पे ये बात करनी होगी। चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उनको ग्रेजुअली हमें मीट करना होगा। और यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो चेंज है वो हमेशा छोटे स्टेप से आएगा। हम बहुत मेगा प्लान करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो हम लेना चाहते नहीं हैं। और वो जो प्लानिंग है हमारी और जो पॉलिसी मेकर्स की प्लानिंग है वो एसी वाले बंद कमरों में होगी, ठीक है। और वो मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अक्सर औकात फाइलों में बंद पड़े रह जाते हैं। और नुमान साहब के जो जिस तरह के लोग हैं ये असल में फेस कर रहे होते हैं चैलेंजेस। और मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका कि इन लोगों ने पाकिस्तान के थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया है। डॉक्टर खालदा साहिबा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शेख नुमान साहब मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे कमर सलीम को सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह।